तो लेक्चर नंबर 2 में न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। कल किए थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो पहले हमें बस यही मालूम था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको ड्रॉप कर दिए तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लिया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बट कल आपको बताया गया दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन विथ हेल्प ऑफ गैलीलियो गैली, एरिस्टोटल का कुछ लॉज, केपलर का लॉ का इस्तेमाल करते हुए न्यूटन साहब ने बताया कि पूरे यूनिवर्स में वर्ल्ड का बात नहीं हो रहा, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो मटेरियल ऑब्जेक्ट मतलब जिसका मास तुमने कंसीडर किया हो, उन दोनों के बीच में हमेशा ही क्या लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन साहब ने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था कल मैं बताया था आपको, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो वीडियोस में से पढ़ो, दोनों को साथ में जोड़ करके लिखा गया था, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनल का साइन जब यहाँ पर हटता है बाई एक्सपेरिमेंट्स, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया गया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया ये आपकी किताब में नहीं दे दिया, बट इंटरनेट पर देयर आर मेनी बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है ये पता लगाने के लिए। आप लोग को लेवल पर पढ़ना है, बट थोड़ा एज ए स्टूडेंट आप चेक भी कर सकते हैं कि कैसे कैपिटल जी का वैल्यू निकाला गया। अभी फिलहाल वैल्यूज याद करना है। और ये जो जी है, जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। इसकी वैल्यू कल किया हमने 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और क्योंकि जी का ऐसा पॉइंट में वैल्यू है, इस वजह से अभी मैं बता रहा था कि इस चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे तो बहुत चैलेंजिंग न्यूमेरिकल नहीं है, बट ये वाला वैल्यू की वजह से आपको मैथ समझते हैं सब में ही कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6.67 के बाद अब जो भी तुम मल्टीप्लाई करोगे वो भी पॉइंट में आ जाएगा, फिर m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अभी हम लोग इस चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, चैलेंजिंग नहीं होगा बट पॉइंट में कैलकुलेशन जरूर होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, इसको शॉर्टकट में दोबारा से लिखना है तो लिख लो। पहला क्वेश्चन करो, पेज नंबर 134, एग्जाम्पल नंबर 10.1, पेज नंबर 134, एग्जाम्पल नंबर 10.1। क्या क्या दिया हुआ बताओ कुछ। दो ऑब्जेक्ट है, कौन सा दो ऑब्जेक्ट के बीच में बात हो रहा है, अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और मून के बीच में कॉन्सेप्ट। तो यही तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, अर्थ मून के बीच में हो, तुम्हारे मेरे बीच में हो, उससे कोई बात नहीं, अर्थ और मून के बीच में। मास दिया हुआ था अर्थ का, कितना दिया हुआ देखो 24 kg। अच्छा ध्यान से सुनो, ये मास ऑफ अर्थ है, इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, बट जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ेंगे ये डेटा आपको याद होना चाहिए। यह अर्थ है जिस पर आप रहते हैं, उसका मास है एवरेज, ये वैल्यू इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, तो जैसे जैसे साइंस में आगे बढ़ेंगे वैल्यू याद होना चाहिए सबको, ठीक है। और मास ऑफ मून भी दिया हुआ है, ये नहीं भी याद रहे लाइफ में तो चलेगा, बट अर्थ पे तो आप रहता, अर्थ का मास बनता है याद, इनका 22, और दोनों के बीच का रेडियस, दोनों के बीच का दूरी भी दिया हुआ है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 क्या किलोमीटर में तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। 3.84 इंटू 10 के बाद 5 ही दिया था ना, एक बार देख लो। एक चीज गलत बताओगे तो पूरा आंसर ही गलत है, ठीक। बाकी फॉर्मूला सामने है। अच्छा जी का वैल्यू भी देखो, क्या लेने के लिए बोला, 6.67 लेने के लिए नहीं बोला, बोला 6.7 लेने, तो उतना ही लिखना पड़ेगा 6.7 इंटू 10 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, F इज इक्वल टू जी के जगह पर 6.7 इंटू 10 की पावर -11, m1 m2 आ रहा है ना समझ में, m1 में जा रहा है 6 गुने 10 के पावर 24, और दूसरा मास है 7.4
इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस 3.84 इंटू 10 की पावर 8 की स्क्वायर। और यहाँ पर ही आपको पता चलेगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, कि इस चैप्टर में क्वेश्चन टफ है नहीं है वो तो बात की बात है, बट कैलकुलेशन बहुत टफ है क्योंकि सब पॉइंटिंग है। तो अब हम लोग मैथ्स में एक चैप्टर पढ़े एक्सपोनेंट, अभी रिवीजन भी कर रहे थे एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट का कुछ रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या फिलहाल तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.7 इंटू 6 7.4, नीचे 3.84 स्क्वायर है ना, 3.84। अब पावर मैनेज करेंगे, -11 24 22 और नीचे 8 पर पावर 2 है ना, एक्सपोनेंट का रूल 10 का पावर 16 होगा। एक्सपोनेंट्स भी यूज होगा, नहीं जितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करोगे कैसे, ठीक है। अच्छा लिखना बाद में, पहले कैलकुलेशन पे ध्यान लगाओ। दिस इज 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 3.84 3.84। अब पावर मैनेज करेंगे, एक्सपोनेंट पढ़ लिया हम लोग, अभी आप लोग बताते हैं रिवीजन में भी। बेस सेम है, पावर क्या होता है, ऐड करो। 24 में 22, 46 में 11 गया 35, और ये 16 ऊपर जाएगा तो -16, 35 में से 16 गया 19, 10 की पावर 19। याद है, समझ में करके दिखाना पड़ेगा, बच्चों वाला एक्सपोनेंट है। बेस सेम है, पहले पावर ऐड करो। 24 46 में से 11 गया 35, और फिर डिवाइड में पावर माइनस, तो 35 में से 16 गया 19 बन गया। यहाँ तक तो ठीक है, अब कोई उपाय नहीं है, अब ये तुम्हें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। और ये थोड़ा प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, इसमें गुना भाग से तुम बच नहीं सकते, इसमें है गुना भाग, कोई उपाय नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.7 इंटू 6 ये होता 40.2, 7.4, 3.84 इंटू 3.84 ये करना पड़ेगा, करो जरा, मल्टीप्लाई है 3.84 इंटू 3.84। चैप्टर में कोई उपाय नहीं, गुना भाग तो बनता है, देयर इज नो वे आउट, करो मल्टीप्लाई। चलो जल्दी बनाओ। ऊपर वाला कितना आया, 297। देखो अब जो चीज सिखाऊंगा उसको सीखना। 40.2 इंटू 7.4 कितना पता है, 297.48। और नीचे वाला आ रहा 14.7456। ये तो बहुत लंबा डिवाइड हो जाएगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा चालाकी करना पड़ता है, इतना डिवाइड करने का जरूरत नहीं, ध्यान से देखना। इसके बाद जो मैं करूंगा वो सीखने का ट्राई करना। तो ये 297.48, इसको राउंड अप कर दो, कितना लिख सकते हैं, 298 भी क्या लिख, 297 होगा, वो भी करने का जरूरत नहीं, सीधा 300 लिखो, कर सकते हैं। नीचे वाला 14.7456, इसको राउंड अप करो, 15 कर दो। ऐसा ग्रेविटेशन चैप्टर में कर सकते हैं, इतना डिवाइड कौन करेगा, समझ में आ रहा बात। इंटू 10 की पावर हो गई 19, ये कट गया 20 बार में, ये कितना हो गया 20, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 1 और 19, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, लगभग इक्वल टू का साइन है। 2 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन अप्रॉक्स। ये जो लास्ट में किया समझ में आएगी, बाउंस कर गया है ना, पूरा गुना भाग करने का जरूरत नहीं है, राउंड अप कर लेना, इतना भारी कैलकुलेशन में राउंड अप चलता है। अगला क्वेश्चन निकालो, पेज नंबर 144। इस पे किताब पे भी अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी तरह का आएगा भी, पिछला वाला तो बस मल्टीप्लाई डिवाइड चेक हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो दो बॉडी है, दोनों बॉडी कैसा आइडेंटिकल है, क्या कह रहे हैं, पहले फोर्स लिख लेते हैं। अभी फोर्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 स्क्वायर, ये तो होता ही है। अब क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ, इस फोर्स के साथ क्या होगा अगर तुम एक बॉडी का मास को डबल कर दिए, नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, आप लोग बताओ। G तो सेम रह गया, एक बॉडी का मास को दुगना कर दिए तो 2m1 हो गया, सब पा रहे समझ में। m2 के साथ कुछ नहीं किया गया, क्वेश्चन में बोल रहे कुछ नहीं करना, r के साथ भी कुछ नहीं करना, ये कितना हो गया 2, और बाकी सब ऐसे ही रह गया। बाउंस कर रहा है क्या,
कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ ये वाला ही तो एक्चुअल वाला एफ था ना, और नया फोर्स कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर एक बॉडी का मास को दुगना करेंगे तो फोर्स के साथ क्या होगा, फोर्स भी दुगना हो जाएगा। अरे आ रहा है सबको समझ में, जी है m1 m2 बाई आर स्क्वायर है, कुछ फोर्स आ गए, अब एक का मास को दुगना किए, सिर्फ एक का, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, तो फोर्स जितना भी आ रहा था पहले दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो दुगना हो जाएगा। चलेगा ना, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करो तब ना 4 गुना होगा, एक ही पे मल्टीप्लाई करना हो गया। आदित्य आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोल रहा है पहले देखो, डिस्टेंस को डबल करने के लिए बोला गया। अच्छा मतलब 2 में 2 क्वेश्चन है, तो पहले एफ निकाल लेंगे। देख लो पहले जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर तो है ही। अब क्या करने के लिए बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नया वाला जो दूरी है उसको क्या करने के लिए बोला गया, डबल। मतलब पहले आर था तो अब कितना कर देना है 2r स्क्वायर का, पहले दुगना करो, अब फोर्स निकालो कितना होगा। देखो जी पर चेंजेस है कुछ मास में, दूसरे मास में, बट इस पर है ये 2r हो गया, का स्क्वायर भी है। सबको आ रहा है बात समझ में, तो कितना कितना हो गया बताओ, जी आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया, r स्क्वायर भी आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 भी तो आ गया। ये वाला तो एक्चुअल वाला फोर्स था, तो नया फोर्स कितना हो गया, एक्चुअल वाला फोर्स बाई 4 टाइम्स। बोला रहे समझ में, 3 गुना करने पर, 3 गुना भी करने के लिए बोला था ना, 3 टाइम्स कर देते तो क्या हो जाता है। हाँ बोलो, जी तो सेव रह गया, m1 तो सेव रह गया, m2 तो सेव रह गया, बट ये 3r का स्क्वायर हो गया, तो अब कितना हो गया, जी तो रह गया, m1 तो रह गया, m2 तो रह गया, r स्क्वायर भी रह गया, 1/9 टाइम्स हो गया। ये तो एक्चुअल वाला फोर्स था, तो नया फोर्स कितना हो गया, एक्चुअल वाले फोर्स के 9 टाइम्स कम। समझ आ रहा बात, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, एक में f/4 हो जाएगा और एक में f/9। बोलो समझ में आ रहा है सबको। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए, बस एक बॉडी का मास को दुगना कर दे तो फोर्स कितना हो गया 2 गुना। दूसरे क्वेश्चन में क्या किए, मास सब सेम है, दूरी को दुगना कर रहे हो तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है। 3 गुना दूरी कर रहे हो, फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगा। और भी कुछ करना है इसमें। हाँ एक और क्वेश्चन है सी में क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट का और दूरी हो, दूरी सेम है, सिर्फ मास दूसरा है। बिना सॉल्व किए भी बोल सकते हो, कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। बिना सॉल्व किए भी बोल सकते हो, बट सॉल्व करके लिखेंगे। F इक्वल टू कितना है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बट नया केस के हिसाब से नया फोर्स कितना, जी तो सेम रहेगा, मास को दुगना कर देना है, ये मास भी दुगना हो जाएगा, और दूरी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये 4 टाइम्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया एक्चुअल वाले फोर्स। बोलो आ रहा है समझ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सबका वैल्यू रख के पॉइंट में गुना भाग करते रहो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कुछ इस फटक पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको देखो। कल हम लोग इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ही टाइप का 2 तरह का क्वेश्चन है, एक में पॉइंट में वैल्यू दिया हुआ रहेगा, m1 का m2 का आर स्क्वायर का हो जाएगा। दूसरा ऐसे ही मास को दुगना कर दिए, रेडियस को तिगुना कर दिए, फोर्स कितना होगा। 2 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में इस टॉपिक पर है।